नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह है आरक्षण का मुद्दा। और आरक्षण का मुद्दा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बेहद संवेदनशील मुद्दा है। क्योंकि जब आरक्षण देने की शुरुआत की गई संविधान में, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने आधार रखा आरक्षण का सामाजिक और शैक्षणिक, आगे चलकर यह आर्थिक रूप में भी मिलता है। लेकिन यह भी देखा गया समय के साथ कि आरक्षण ने राजनीतिक रूप ले लिया। इसी चीज को देखते हुए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपने कुछ गाइडलाइंस में कुछ निर्णय के माध्यम से कुछ गाइडलाइंस देते रहती है। सरकार भी कई बार पहल की है। लगातार यह भी मांग किया जाता रहा है कि आरक्षण का रिव्यू किया जाए, उसे और तार्किक बनाया जाए। आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। दरअसल पंजाब सरकार के एक कानून को पारित करने की व्यवस्था जो थी, उसको लेकर के वहां की पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट अभी सुनवाई कर रही है। उसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही है जो निश्चित तौर पर आने वाले समय में संभव है आरक्षण व्यवस्था में भारत में बड़ी बदलाव करने की एक दिशा और दशा दे सकती है। मुद्दा क्या है, इसको हम देखते हैं। बहुत धैर्य से देखिए, क्योंकि यह बेहद संवेदनशील मुद्दा होने वाला है और यह आपके मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है आरक्षण व्यवस्था में सुधार। तो सुप्रीम कोर्ट जो इस फैसले की सुनवाई कर रहा है, बहस के दौरान एक ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है जिसको लेकर के अब लग रहा है क्या आने वाले समय में आरक्षण को लेकर के बहुत बड़े बदलाव देश में देखे जा सकते हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना है पीसीएस कोर्स से संबंधित। एमपी पीसीएस और आरएएस यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को लेकर के बात की गई है। दोनों का फाउंडेशन कोर्स संस्कृति आईएएस के द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है। यह ऑनलाइन कोर्सेज होगा और इसकी शुरुआत जो है 30 मार्च से की जा रही है। दोनों ही कोर्स आप देखेंगे, एमपीपीसीएस हो चाहे आरएएस हो, दोनों ही 30 मार्च से इसकी शुरुआत होगी और वक्त भी 12 बजे दिन में रखा गया है। ठीक है, अब इसके तहत आपको क्या क्या सुविधा मिलेगा इस कोर्स के तहत देख लीजिए। यहां पर 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं मिलेगी। वैधता जो है वह आपको 1 साल रहेगा, यानी कि जिस दिन से भी आप कोर्स लेना शुरू करेंगे उसके 1 साल तक आप के लिए यह कोर्स वैलिड रहेगा। और इस बीच में आप इसे असीमित बार देख सकते हैं। इसके अलावा नियमित क्लास टेस्ट भी लिया जाएगा। यहां फी की अगर बात करें तो देखिए, वैसे तो 50,000 इस कोर्स का फी है, लेकिन प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। प्रिंटेड नोट्स के साथ अगर फी देखें तो 12,999 मिल जाएगा आपको, और पीडीएफ नोट्स के साथ यदि आप इस कोर्स को लेते हैं तो 10,000 में आपको यह मिल जाएगा। ठीक है, नामांकन प्रारंभ हो चुका है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है यह ऑफर जो है आपके लिए प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए ही है। ठीक है, इसीलिए यदि आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द इस कोर्स में नामांकन कराना होगा। नामांकन कराने के लिए, इस विषय में विस्तृत जानकारी लेने के लिए देखिए यहां कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 9555124124, या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके हमारी टीम से आप जुड़ सकते हैं और विस्तृत जानकारी लेकर के यथाशीघ्र नामांकन करा सकते हैं। चलिए मुद्दे की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि देखिए, आज जितने भी न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखेंगे यह द हिंदू का है और हर जगह यह चर्चा का विषय बना हुआ है। मुद्दा क्या है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, फिर हमारे लिए जानना आसान हो जाएगा। देखिए, एक मामला जैसे मैंने कहा था पंजाब सरकार से जुड़ा हुआ है। कहानी के फॉर्म में से समझिए, आपको यह आसान लगेगा। पंजाब सरकार का एक मुद्दा है पंजाब राज बनाम दविंदर सिंह मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कुछ बात कहा। इसके तहत क्या कहा गया, पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 2006, यह एक अधिनियम है। ठीक है, यह पंजाब सरकार के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इस अधिनियम को आप ध्यान से रखिए क्योंकि यह इंपॉर्टेंट यहां हो जाएगा। पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 2006 की बात की गई। इसको लेकर के जो है, इसकी धारा 4-5 को 5 न्यायाधीशों की पीठ ने रद्द कर दिया। यहां ध्यान रखना है। और ये 5 न्यायाधीश की पीठ कहां के होते हैं, ये जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय हैं वहां के। अब इसके अधिनियम को अगर रद्द किया गया है, इसका आधार देते हुए हाईकोर्ट ने क्या कहा, देखिए, ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 का मामला। यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ बातें कही थी। उसी को आधार बनाते हुए यहां पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है इस अधिनियम से संबंधित मामले को रद्द करती है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले के फैसले में कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का कोई भी
उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि अनुच्छेद 14 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, और उसके तहत क्या कहा गया है, अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार की बात की गई है, उसका उल्लंघन करेगा। किसके लिए, यानी कि ये ध्यान रखिए, अनुसूचित जातियों का यदि आप उपवर्गीकरण करते हैं तो, यहां पर ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यही कुछ कोशिश करने यहां पंजाब सरकार के द्वारा किया जा रहा है और यहीं पर यह मामला जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर उसको रद्द कर दिया गया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा। फैसले में अनुसूचित जाति के भीतर उपवर्गीकरण राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई सूची के तहत नहीं किया जा सकता है, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। अनुच्छेद 341, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, इसको नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियां समरूप समूह का एक वर्ग है, यह कहा गया है अनुच्छेद 341 के तहत। चूंकि वे अनुसूची के तहत एक पूर्ण वर्ग हैं, इसीलिए अनुसूचित जाति वर्ग में उपवर्गीकरण करना राष्ट्रपति के सूची के साथ छेड़छाड़ करने जैसा हो जाएगा। यानी कि स्पष्ट तौर पे कहा गया है अनुसूचित जाति जो है वह अपने आप में ही एक पूर्ण वर्ग है, इसीलिए अनुसूचित जाति का और उपवर्गीकरण आप नहीं कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह माना जाएगा कि राष्ट्रपति की जो सूची है उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। पंजाब सरकार को यही दलील सुनाते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस अधिनियम का कुछ भाग को रद्द कर दिया। अब यहां पर मामला यह होता है कि पंजाब सरकार वहां नहीं रुकती है, उसके पास अपील करने का अधिकार होता है और वह पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार इस मामले को लेकर के पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं उनकी अध्यक्षता में एक संवैधानिक पीठ बैठता है। संवैधानिक पीठ क्या होता है, संविधान से जुड़े हुए मामलों पर जब सुनवाई की जाती है तो उसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है। यहां पर आप देखेंगे 7 जजों की एक बेंच बैठती है और उसके बाद ये 6 फरवरी 2024 यानी कि बीते कल की बात कर रहा हूं, इसकी सुनवाई शुरू हो जाती है। सुनवाई का मुद्दा क्या होता है, ध्यान रखना है, एससी एसटी वर्ग में उपवर्गीकरण की अनुमति। यही मुद्दा है, यही चाहती है पंजाब सरकार कि यहां जो है एससी एसटी वर्ग में उपवर्गीकरण की अनुमति हमें दे दीजिए। वहां पर आप देखेंगे हाई कोर्ट ने नहीं दी अनुमति और सुप्रीम कोर्ट में इसी अनुमति को, उपवर्गीकरण की अनुमति को लेकर के पंजाब सरकार पहुंची है। मामला बहुत क्लियर हो गया आपको। आंध्र प्रदेश पहले ऐसा कर चुकी थी लेकिन रद्द कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां रद्द जो हुआ और पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, कल सुनवाई हुआ। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने कुछ ऐसी बातें कही जहां से अब आरक्षण पर डिबेट आगे बढ़ जाएगा और खास करके एससी एसटी कम्युनिटी को लेकर के बात की गई है। देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या क्या कहा, क्या कुछ प्रश्न उठाए इन्होंने। क्या ओबीसी की तर्ज पर एससी एसटी वर्ग में उपवर्गीकरण की अनुमति दी जा सकती है। इन्होंने कहा कि जैसे अदर बैकवर्ड क्लास में उपवर्गीकरण किया गया है आरक्षण का लाभ देने के लिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि यही उपवर्गीकरण जो है एससी एसटी वर्ग में भी किया जाए। यही तो डिमांड है पंजाब सरकार का, तो यही प्रश्न किया जा रहा है, डिबेट का मुद्दा बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर यहां पर दूसरे प्रश्न है, क्या विधानसभाएं, क्योंकि पंजाब सरकार ने किया और यहां पर रद्द करता हुआ नजर आया पंजाब और चंडीगढ़ हाईकोर्ट। इससे पहले आंध्र प्रदेश में चिनैया वाले केस में हुआ था, वहां भी रद्द हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ही रद्द की थी। तो एक प्रश्न यहां यह भी उभर करके सामने आएगा, क्या राज्य विधानसभाएं राज्यों में एससी एसटी वर्ग में उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाला कानून लाने में सक्षम है। क्या राज्य सरकार को इसकी शक्ति दी गई है इतनी, यानी कि राज्य सरकार की शक्ति पर भी बात की जाएगी और दूसरा किया जाएगा कि क्या ओबीसी के तरह ही एससी एसटी वर्ग का उपवर्गीकरण किया जा सकता है या नहीं। दो मुद्दे यहां पर सामने आ गए। यहां पर देखिए 7 जजों की जो बेंच है उसमें एक है न्यायमूर्ति गवई। इन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों के उन्नत वर्गों के भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण के लाभ लेने का प्रश्न उठाया। यहां पर यह मामला फिर उलझता है। इन्होंने कहा कि देखिए एससी एसटी कम्युनिटी में ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ लोग काफी संपन्न हो गए हैं आरक्षण का लाभ लेकर के। उन्होंने काफी विस्तार से कहा, उन्होंने कहा कि देखिए इस वर्ग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस आईपीएस बन गए हैं, है ना, और पीढ़ी दर पीढ़ी इनके परिवार के लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जबकि समाज में इनकी स्थिति काफी अच्छी हो चुकी है। वह सामाजिक रूप से भी हो चुका है, शैक्षणिक रूप से भी हो चुका है। तो यदि इनकी स्थिति अच्छी हो चुकी है तो क्यों नहीं इन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, देखिए ये डिबेट कहीं न कहीं वहीं पहुंच गया जो पहले से ही कहा जाता रहा है कि एससी एसटी कम्युनिटी में भी आप क्रीमी लेयर की व्यवस्था लेकर के आइए। ठीक है, क्रीमी लेयर की व्यवस्था ओबीसी में है ना, यानी कि 8 लाख तक
रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर 8 लाख से ऊपर जिनकी आमदनी है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, चाहे वो पिछड़ी समुदाय से हैं तब भी, ओबीसी से हैं तब भी। तो वही बात यहां पर कहा जाता रहा है, लेकिन दलील इसके पक्ष में यह दिया जाता रहा है कि इसका आधार जो संविधान में है वह क्या है, आर्थिक ना होकर के सामाजिक और शैक्षणिक है। तो जब तक इस समुदाय का सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान नहीं हो जाता है, आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर यही प्रश्न न्यायमूर्ति गवई साहब कहते हैं कि क्या वो समय नहीं आ गया है कि आप देख रहे हैं कि इस समुदाय के बहुत सारे लोग जो हैं आईएएस आईपीएस बन गए हैं, बहुत उच्च पदों पर चले गए हैं, फिर भी आरक्षण का लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए यहां पर इनका कहना है कि एससी एसटी समुदाय में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं, मान लीजिए वह बड़े पद पे हैं, तो बार बार आरक्षण का लाभ इन्हें ही मिल जाता है। और इसी समुदाय के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां तक आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं पाता है। तो क्यों ना क्रीमी लेयर की व्यवस्था लगा करके जो ये आरक्षण का लाभ ऊपर के लोग ले रहे हैं इन्हें हटा दिया जाए, ताकि आरक्षण बचे हुए वंचित समुदाय उसी समुदाय से जो है वहां तक पहुंच सके। तो ये पूरा तर्क है, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद न्यायमूर्ति विक्रमनाथ के अनुसार ये समृद्ध उपजातियां उन उपजातियों के लिए जगह बनाने के लिए आरक्षण के दायरे से बाहर निकल सकती हैं जो अपेक्षाकृत समाज में सबसे पिछड़ी स्थिति में है। समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहे हैं? यही बात जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो समृद्ध हो गए हैं वो बाहर निकल जाएं क्रीमी लेयर से, ठीक है, उनको आरक्षण का लाभ ना दिया जाए और उसी समुदाय के जो वंचित लोग हैं उन तक आरक्षण पहुंचे, ताकि आरक्षण और तार्किक हो सके। आरक्षण उन शेष उपजातियों को दिया जाए जो अभी भी हाशिए पर स्थित हैं। अब यहां पर उपजातीय शब्द का इस्तेमाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कर लिया है, तो अब यहां पर यह मामला फिर से उभर के सामने आएगा कि यही तो पंजाब सरकार चाह रही है कि एससी एसटी का उपवर्गीकरण करने का जो अधिकार है उनको दे दिया जाए, उन्होंने जो किया है उसको लागू किया जाए। तो यहां पर जब देखिए सुनवाई का अभी पहला दिन ही हुआ था, तो सुनवाई अभी चलेगा, इसमें बहुत सारी बातें जो है निकल करके आने वाली है। अब यहां पर एसटी एससी वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई है जरा उसको देखते हैं। सबसे पहले सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का यहां पर तात्पर्य देख लिए। 20 जातियां हैं इस समुदाय में और 20 जाति में 10 जाति जो है वह आरक्षण का लाभ तो इन 20 को मिल रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि ये 10 ऊपर की जो जातियां हैं इन्हें ही आरक्षण का लाभ ज्यादा मिल रहा है। और यह जो है सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर, शैक्षणिक स्थिति के आधार पर काफी समृद्ध हो चुके हैं और इनके वजह से नीचे के जो 10 जातियां हैं वह भी देखिए वह भी एससी एसटी समुदाय से हैं, ये दोनों ही एससी एसटी समुदाय से हैं, लेकिन इस समुदाय के लिए जो आरक्षण का लाभ संविधान देता है वो बार बार इन्हीं को मिल जा रहा है, इन तक पहुंचता ही नहीं है। तो क्यों ना इन्हें हटा दिया जाए, आरक्षण का लाभ इन्हें ना दे करके, क्योंकि इन्हें लाभ मिल चुका है, ये आगे निकल चुके हैं, समाज के मुख्य धारा में आ चुके हैं, तो यह लाभ जो है इसी कम्युनिटी के बाकी लोगों तक पहुंच सके। यह बातें कही गई है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की बात की गई है और अनुसूचित जाति और जनजातियों के बीच जो ये असमानता देखने को मिल रहा है उसे दूर करने की बात यहां पर की जाएगी। संसाधनों के समान वितरण सुनिश्चित करने को भी कहा जाएगा, क्योंकि संसाधन जो है बार बार इन तक ही पहुंचेगा, ठीक है, यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ये समृद्ध होते चले जाएंगे और ये वंचित के वंचित ही रह जाएंगे। इसीलिए यहां पर देखिए समान वितरण पर जोर दिया जा रहा है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, विधायिका हो, इस सब में एसटी एससी और ओबीसी में शामिल सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुसार जो है अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलने की बात भी की जाती रही है और लंबे समय से इसकी मांग भी की जा रही है। आरक्षण व्यवस्था को और तार्किक बनाने की बात की जाती रही है। लंबे समय से समाज के जो सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, इन सब चीजों के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका यह मानना रहा है कि आरक्षण जिस काम के लिए दिया गया था, जो आरक्षण का ध्येय था, कहीं न कहीं वह उससे दूर होता जा रहा है। मैंने पहले कहा था कि आरक्षण के मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ है और इस वजह से ऐसा देखा जा रहा है कि आरक्षण वह वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है, यानी कि समाज में सामाजिक न्याय की जो अवधारणा थी जहां तक पहुंचना चाहिए था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाभ हुआ ही नहीं है, लाभ तो हुआ ही है, लेकिन जो लक्ष्य रखा गया था, जो वांछित लक्ष्य था, वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं और असमानताएं अभी भी बनी हुई है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि इसे और तार्किक बनाइए ताकि जो लोग इससे वंचित रहे हैं उन तक यह लाभ पहुंच सके।
सके। ठीक है, अब वर्गीकरण के पूर्व प्रयास क्या हुए हैं जरा उसको देख लेते हैं। वर्ष 1996 में आंध्र प्रदेश सरकार ने जस्टिस रामचंद्र राजू आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने कुछ सिफारिश की थी और कहा था कि राज्य में अनुसूचित जाति का वर्गीकरण कर दिया जाए। जब राज्य सरकार ने इस कानून को लागू करने की बात की तो मामला वहां पर न्यायपालिका में चला गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 में निर्णय दिया कि राज्य सरकार के पास अनुसूचित जाति का वर्गीकरण का अधिकार है ही नहीं। ठीक है, अब यही मामला यहां से देखिए पंजाब सरकार के पास भी आ गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वही अपने आप में कानून बन जाता है। तो इसी मुद्दे पर ये जो पंजाब सरकार लाई थी, पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 2006, इसके जो कुछ धाराएं हैं उसको रद्द किया है पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने। वह इसी जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, इसी को आधार बना लिया है। ठीक है, और यहां जब मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार लेकर के पहुंची है तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही प्रश्न उठा रही है कि क्या समय आ गया है कि वर्गीकरण कर देना चाहिए। तो ये जो है इसलिए बहुत बड़ा डिबेट अब बनता हुआ नजर आ रहा है। संविधान के अनुसार यह कानून संसद द्वारा बनाया जा सकता है। यहां पर मैंने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न यह भी उठाया है कि क्या एससी एसटी कम्युनिटी का आप उपवर्गीकरण करते हैं तो इसकी शक्ति जो है वह राज्य के पास है या नहीं। तो राज्य की शक्ति भी टटोलने की कोशिश की जाएगी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह शक्ति संसद के पास ही है, तो संसद ही यह कानून बना सकती है। राष्ट्रपति के आदेश पर ही इसे लागू किया जा सकता है। तो दोनों ही प्रश्न जो है अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और अभी सुनवाई शुरू हुई है। लंबी सुनवाई चलेगी और देखना होगा कि यह आरक्षण के रूपरेखा को कितना बदल देता है। क्या है आरक्षण पर संवैधानिक प्रावधान, जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत, अनुच्छेद 16 क्या है, फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है, संविधान के भाग 3 के तहत। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत एससी और एसटी समुदाय से संबंधित लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान निर्माण के दौरान की गई थी। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसका आधार सामाजिक और शैक्षणिक है। बार बार इस बात को ध्यान रख लीजिए। कई बार आप आरक्षण का यदि विरोध करते हुए कुछ लोग नजर आते हैं, विपक्ष में बातें करते हैं, तो वह आर्थिक आधार बताते हैं। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात पर जोर दिया कि ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत समृद्ध भी हो सकता है अर्थव्यवस्था के आधार पर, लेकिन समाज में जो उसे सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। और किसी भी व्यक्ति को गरिमामयी जीवन के लिए उसे व्यक्ति के तौर पर सम्मान मिलना चाहिए। इसकी बात कहां पर की गई है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ में यह बात कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर इस बात को समझना है। और यह भी सुप्रीम कोर्ट ने ही इसे आगे इसकी व्याख्या की थी, गरिमामयी जीवन की। तो भले ही यहां पर एससी एसटी समुदाय, संभव है कुछ लोग जो है लंबे समय तक आरक्षण का लाभ लिए हो, पीढ़ी दर पीढ़ी लिए हो, और उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो गई हो, आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई हो, लेकिन समाज में यदि उस हिसाब से उन्हें सम्मान नहीं मिला है तब इसे बदलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पूरा डिबेट का मामला है, पक्ष विपक्ष इस पर लगातार चलता रहता है। वर्ष 1991 में मंडल आयोग की सिफारिश पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण की सीमा में शामिल किया गया था। मंडल आयोग, बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्हीं के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था और यह सिफारिश की गई थी कि यहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी को आरक्षण की सीमा में लाया जाए। तो आरक्षण का आधार क्या क्या हुआ, एक सामाजिक और शैक्षणिक, और यहां पर देखेंगे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो कहा गया, उसको आरक्षण किसके आधार पर दिया गया है, आर्थिक आधार पर। यह 10% आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को। क्रीमी लेयर सिद्धांत केवल ओबीसी वर्ग पर ही अभी तक लागू है और यही कहा जा रहा है कि क्रीमी लेयर की बात कि आप एससी एसटी पर भी लागू अब कर देना चाहिए। ठीक है, 8 लाख रुपये से ऊपर के आय को क्रीमी लेयर में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि किस वर्ग को, किस समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता है। अगर एसटी का आप देखेंगे तो 7.5%, एससी को आप अभी देखेंगे तो 15%, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। 1991 से यह मंडल कमीशन के सिफारिश के बाद मिलने लगा है। और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, ये जो 2019 का इलेक्शन होने वाला था उससे पहले ये दिया गया था। और इसका आधार क्या है, आर्थिक है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, उसके बाद टोटल अगर देखेंगे तो 59.5, उसके बाद जनरल के लिए है। तो ये मुद्दा है आरक्षण की, यह स्थिति पूरी तरह से है। अब ये सुनवाई चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अभी पहले दिन की ही बहस हुई है और पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने काफी निर्णायक बातें कह दी है। तो संभव है ये पूरी सुनवाई जब खत्म हो,
तो निश्चित तौर पर ऐसा देखा जा सकता है कि आरक्षण की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है, प्रश्न प्रीलिम्स के स्तर का है, जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप लोग जवाब देने में दिलचस्पी रख रहे हैं और इसका जो जवाब होगा वह इसी सेशन से होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत SC/ST समुदाय से संबंधित लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को आरक्षण दिया गया। कौन सही है ये आपको बताना है। दो स्टेटमेंट में से जो भी सही होगा उसके आधार पर 4 विकल्प यहां दिया गया है। 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा। जो भी विकल्प सही होगा उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। आरक्षण पर आप क्या सोचते हैं? SC/ST का क्या उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए? और किया जाना चाहिए तो यह अधिकार संसद के पास है या फिर राज्य सरकार को भी यह अधिकार दे देना चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर आपका क्या विचार है? क्या आरक्षण सामाजिक शैक्षणिक आधार पर हो या आरक्षण समय की जरूरत ऐसी हो गई है कि इसको आर्थिक आधार पर भी सभी वर्गों में दिया जाए, क्रीमी लेयर की व्यवस्था SC/ST में भी किया जाए? इन तमाम मुद्दों पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार से हमें अवगत जरूर कराइए। मैं लगातार आपके विचार देखते रहता हूं और मैंने देखा है कि आप लोग काफी परिपक्व अंदाज में लिखते भी हैं, तो मुझे आगे भी उम्मीद रहेगा कि आप अपने विचार से हमें अवगत कराएंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।